है एवरीवन। आज हम बात करेंगे नर्मदा सोन वैली की। यह एक मध्य प्रदेश का इम्पोर्टेंट जोग्राफिकल डिवीज़न है और यह सेंट्रल हाईलैंड के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त और हम चार और डिवीजन्स के बारे में बात कर चुके हैं। जो मध्य भारत प्लेटू कंप्लीट हो चुका है, बुंदेलखंड प्लेटू कंप्लीट हो चुका है, मालवा प्लेटू कंप्लीट हो चुका है, रीवा पन्ना प्लेटू कंप्लीट हो चुका है और अब आखिरी जो कि है नर्मदा सोन वैली। तो हम इसके बाद सतपुड़ा माइकल रेंज अलग से देखेंगे और ईस्टर्न बघेलखंड प्लेटू के विषय में भी देखेंगे। हम जान लेते हैं कि यह मध्य प्रदेश का कितना हिस्सा कवर करता है। तो ये मध्य प्रदेश का 86,000 किलोमीटर का जो हिस्सा है वह नर्मदा सोन वैली कवर करता है। नर्मदा सोन वैली आगे को सक्री ईस्ट में मतलब पूर्व में सक्रिय और पीछे को चौड़ी होती हुई मध्य प्रदेश के पूर्व से पश्चिम तक इसका विस्तार है। हमने ये देखा था कि ये सेंट्रल हाईलैंड का हिस्सा है और सेंट्रल हाईलैंड के बारे में हम तमाम जानकारी हैं बार बार रिपीट कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं सीधे जनरल इंट्रोडक्शन पे नर्मदा सोन वैली के विषय में। नर्मदा सोन वैली है बाउंड बाय द विंध्यन, भांडेर एंड कैमूर हिल्स इन द नॉर्थ। विंध्य पर्वत, भांडेर की श्रेणियाँ और कैमूर की पहाड़ियाँ इसके उत्तर में स्थापित हैं। हम नर्मदा मुख्य रूप से विंध्य और सतपुड़ा के बीच में से प्रवाह होता है। बात करते हैं हम सतपुड़ा एंड मैकाल हिल्स इन द साउथ। इसके बाद हम बात करते हैं कि बघेलखंड हाईलैंड्स जो हम ईस्टर्न प्लेटू के रूप में पढ़ेंगे, यह इसके ईस्ट में स्थापित है। फिर नर्मदा सोन वैली इंक्लूड डिस्ट्रिक्ट्स लाइक, कुछ महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो नर्मदा सोन वैली के अंतर्गत आते हैं, नर्मदा सोन घाटी के अंतर्गत आते हैं। तो मुख्य रूप से वह तमाम डिस्ट्रिक्ट्स हैं या जिले हैं जिनके निकट से या जिनके मध्य से नर्मदा गुजरती है। तो मंडला, जबलपुर, होशंगाबाद, रायसेन, ईस्टर्न नीमाड़, वेस्टर्न नीमाड़, बड़वानी, हरदा, धार, देवास और मध्य प्रदेश। अगर हम बात करें तो कुछ हिस्सा रीवा का, शहडोल का, उमरिया का और सीधी का जो कि सोन वैली या सोन घाटी के अंतर्गत आता है। बात करते हैं कि नर्मदा सोन वैली हैज़ द लोएस्ट एलिवेशन रिलीफ एज कम्पेयर टू द अदर फिजिकल यूनिट्स। जितनी भी तमाम फिजिकल फीचर्स हैं, फिजिकल यूनिट्स हैं, उनकी तुलना में इसका जो एलिवेशन है या जो इसकी ऊंचाई है वो सबसे कम है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि यह सबसे गहरा हिस्सा है, यह घाटी तो है ही। द प्लेसेस लाइक जबलपुर, नरसिंहपुर एंड आर द प्लेस ऑफ टूरिस्ट इंपॉर्टेंस। ये कुछ जबलपुर, नरसिंहपुर जैसे शहर यहाँ पे टूरिस्ट इंपॉर्टेंस का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र हैं और यह मध्य प्रदेश के लिए आर्थिक योगदान भी करते हैं। जैसे कि जबलपुर के मार्बल रॉक्स, नरसिंहपुर में हम देखें नरसिंह भगवान का टेम्पल, इस तरीके से नरसिंहपुर में कई सारे टेम्पल्स हैं। और नर्मदा कॉन्फ्लुएंसेस विद द रिवर तवा एंड देयर, ये होशंगाबाद के पास नर्मदा और तवा का संगम होता है और ये मान के चलिए कि काफ़ी पानी जो नर्मदा में है वो तवा नदी के प्रवाह से भी आता है। और इसके बाद दो स्मॉल वाटरफॉल्स, यहाँ पे छोटे छोटे झरनों का निर्माण होता है, एक मंदार एक दाड़दी। मंदार वाटरफॉल और दाड़दी वाटरफॉल यहाँ पे बनते हैं। और जो सोन नदी है इस पर पहला ब्रिज, जो पहला बांध है, यह दाड़दी में ही बना था 1873-74 में। काफ़ी पुराना है, बहुत पुराना फैक्ट है, हो सकता कभी धोखे से पूछ लिया जाए, लेकिन इंटरेस्टिंग ये था कि सबसे पुराना ब्रिज जो है 1873-74 में दाड़दी में बना था। दहरी में जो भी है, दाड़दी दहरी अलग अलग थोड़ा प्रोनाउंसिएशन हो सकता है। तो ये सोन नदी के ऊपर और नर्मदा सोन वैली की महत्वपूर्ण पॉइंट निकल के आता है। चलिए, अगेन नियर महेश्वर अनदर वाटरफॉल वॉज बीइंग फॉर्म्ड विच आर इम्पॉर्टेंट सिंस स्पोर्ट्स ऑफ द एरिया। तो महेश्वर में सहस्त्रधारा वाटरफॉल हमें मिल जाएगा और यह भी एक महत्वपूर्ण ये क्या बोलते हैं इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक प्लेस भी है और टूरिस्ट प्लेस भी है। महेश्वर की साड़ियाँ भी महत्वपूर्ण हैं। फिर हम बात करते हैं कि कंपाइलेशन करें नर्मदा सोन वैली के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का, तो हम जानेंगे कि इसका जो लोकेशन है ये सेंट्रल हाईलैंड में स्थापित है। अगर हम ऊंचाई की बात करें तो लगभग 300 मीटर इसकी एवरेज ऊंचाई है। टोटल एरिया की बात करें तो 27.92% एरिया जो मध्य प्रदेश का नर्मदा सोन वैली के माध्यम से कवर होता है। रिवर्स की बात करें तो नर्मदा, सोन, ताप्ती, तवा। नर्मदा सोन वैली में मुख्य रूप से इन चार नदियों का ही बोलबाला है। पहला है नर्मदा, सोन, ताप्ती, तवा। डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो हम फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, धार, देवास एंड बैतूल। हम क्रॉप्स की बात करें तो नर्मदा सोन वैली के क्षेत्र में
मिट्टी क्योंकि एल्यूवियल टाइप की होगी, कुछ ब्लैक सॉइल का भी यहाँ पे डिपोजिशन होगा। तो यहाँ मुख्य रूप से जो ग्राम, वीट, कॉटन इस तरीके की फसलें होंगी। इंडियाज़ लार्जेस्ट एंड जो रिफ्ट फॉल्ट वैली है इंडिया की, मध्य प्रदेश ही नहीं तमाम भारत की सबसे बड़ी रिफ्ट और ब्रंस और जो है फॉल्ट वैली यहाँ पर है। फिर हम बात करते हैं आगे की ईस्टर्न पार्ट जो नर्मदा सोन वैली का है वो नैरो है। ये हमने देखें कि जो पूर्वी हिस्सा है नर्मदा सोन वैली का ये काफ़ी सकरा है। हम बात करते हैं वेस्टर्न पार्ट की, तो हम इस फोटो में भी देख सकते हैं कि पीछे की तरफ को ये चौड़ा है। नर्मदा सोन वैली पूर्व से सकरी होते हुए पीछे की तरफ चौड़ी होती जाती है। एल्यूवियल सॉइल वह सॉइल जो फ्लड या बाढ़ के साथ आती है, यहाँ पर थिक डिपॉजिट इसके मिलते हैं और नर्मदा सोन वैली को जो है बाद में एल्यूवियल सॉइल की यहाँ पर काफ़ी अच्छी मात्रा है और इसी वजह से नर्मदा सोन वैली ज़्यादा फर्टाइल नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं जियोलॉजी की। तो नर्मदा घाटी पृथ्वी की जो है यह एक तरीके से लेयर्ड ब्लॉक्स में, मतलब नर्मदा सोन वैली इज़ अ ग्रेवन, a layered block of earth crust that dropped down relatively to the block of the either side due to the ancient spreading of the earth crust. जनरली होता क्या है कि इस तरीके से अगर अर्थ क्रस्ट है, इस तरीके से अर्थ क्रस्ट है तो ऐसी स्प्रेडिंग हो जाती है नीचे से। तो नर्मदा सोन वैली भी अर्थ क्रस्ट की स्प्रेडिंग की वजह से, मतलब अंदर बहुत सारी टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं, तो ये जो कन्वेयर बेल्ट की तरह जो प्लेट्स हैं ये इस तरीके से घूमती रहती हैं, इस तरीके से ये प्लेट्स घूमती रहती हैं और जिस पॉइंट पे दो डिफरेंट डायरेक्शन में प्लेट्स का मूवमेंट या फिर इंटरनल जो अर्थ का जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनका मूवमेंट देखने को मिलता है, तो इस तरीके से इनके अलग अलग डायरेक्शन में मूवमेंट की वजह से जो बीच में एक रिफ्ट वैली या एक ऐसा भ्रंश जैसा पैदा हो जाता है और यहाँ पे खाई बढ़ती जाती है। इसकी वजह से नर्मदा सोन वैली का जो क्षेत्र है ये भूकंप के लिए या अर्थ क्वैक प्रोन एरिया भी बन जाता है। तो टू नॉमिनल फॉल्ट नोन एज द नर्मदा नॉर्थ फॉल्ट एंड नर्मदा साउथ फॉल्ट, ये दो फॉल्ट हैं, नर्मदा नॉर्थ, नर्मदा साउथ, नर्मदा के उत्तर में, नर्मदा के दक्षिण में। पैरेलल टू द रिवर कोर्स, बिल्कुल रिवर कोर्स के पैरेलल, मतलब ये नदी जा रही है, ये नॉर्थ वाला नॉर्थ फॉल्ट और ये साउथ वाला साउथ फॉल्ट, एंड मार्क द बाउंड्री बिटवीन द नर्मदा ब्लॉक्स एंड द विंध्य सतपुड़ा ब्लॉक्स। तो यहाँ पे ये नर्मदा ब्लॉक है और एक तरफ हमने ऊपर देखेंगे कि ऊपर विंध्य ब्लॉक है और नीचे सतपुड़ा ब्लॉक, मतलब विंध्य पर्वत श्रेणी है और नीचे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। और अ हॉस्ट विच रोज रिलेटिव टू द नर्मदा ग्रेवन। अब बात यह है कि यहाँ पे घाटी बन रही है, यहाँ पे गहराई हो रही है, लेकिन यहाँ पे नॉर्थ में और साउथ में, विंध्य और सतपुड़ा में एक हॉस्ट मतलब होता है सिंपली कि आजू बाजू की जगह से ऊंची जगह कि एक प्लेन प्लेस जो कि आजू बाजू के प्लेसेस से दोनों साइड के उसके गहराई हो। तो इस तरीके से इसका निर्माण हो गया है। तो नर्मदा में एक भ्रंश घाटी बन गई है और नॉर्थ एंड साउथ, नर्मदा नॉर्थ, नर्मदा साउथ फॉल्ट मिल जाएंगे और बीच में नर्मदा में गहराई मिल जाएगी। ठीक है, नर्मदा वाटर साइड इंक्लूड्स द नॉर्थन स्लोप ऑफ द सतपुड़ा एंड द स्टेप साउथन स्लोप ऑफ द विंध्यास। नर्मदा का जितने भी जहाँ तक पानी फैलता है वाटर साइड एरिया जो आता है, उसमें हम बात करेंगे कि नॉर्थन स्लोप में सतपुड़ा तक और जो कि स्टीप साउथन स्लोप है वहाँ पे विंध्या तक, बट नॉट द विंध्यन टेबल लैंड। लेकिन जो विंध्या है उसका जो वाटर का टेबल लैंड है उस तक ये इसका विस्तार नहीं है। द स्ट्रीम्स फ्रॉम विच फ्लो इनटू द गंगेज एंड यमुना, और कुछ ऐसी स्ट्रीम्स हैं जो गंगा और यमुना में जाके मिल जाती हैं। चलिए ठीक है, ये तो था कुछ एक जनरल इंट्रोडक्शन कि पानी कहाँ तक फैलता है। और बात करते हैं, नर्मदा इज़ कंसिडर्ड एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फॉर पैलेंटोलॉजिकल स्टडीज़। जो पुरातत्वकालीन अध्ययन हैं, जो पैलेंटोलॉजिकल स्टडीज़ हैं, इसके लिए नर्मदा को महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि नर्मदा के क्षेत्र में काफ़ी सारे डायनासोर फॉसिल्स मिले हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे टाइटेनोसॉरस इंडिकस फाउंड इन 1877 बाय रिचर्ड लेयर्ड, एक ये डायनासोर फॉसिल था, वो 1877 में नर्मदा क्षेत्र से पाया गया, जिसका नाम था टाइटेनोसॉरस इंडिकस। अभी बहुत ही रिसेंटली एक और डिस्कवरी हुई है नर्मदा सोन घाटी से ही, और यह हुई है
राजासरोस नर्मदीस, इसका नाम भी राजासरोस नर्मदीस, राजा जो हिंदी वर्ड राजा है उससे लिया गया है। इसके कुछ ऐसे फीचर्स हैं कि यह अपनी जो स्पीसीज़ है उसका किंग जैसा कुछ साइंटिस्ट का मानना है, तो इसका नाम है राजासरोस नर्मदीस, क्योंकि नर्मदा घाटी से लिया गया है। ये 2003 की बिल्कुल बहुत ही लेटेस्ट डिस्कवरी है। तो इस वजह से जो नर्मदा सोन वैली है वह अपने आप में एक आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की प्लेस भी बन जाती है। चलिए फैक्ट्स ऑफ द वैली की बात करते हैं। तो एक कहानी कही जाती है कि चालुक्य, मतलब कहा जाता है कि चालुक्य वंश के कन्नड़ सम्राट पुलकेशिन द्वितीय ने कन्नौज के साम्राज्य हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर हराया था। और क्वेश्चन भी आ जाता है कि हर्षवर्धन को किसने हराया था। हर्षवर्धन वॉज अ वेरी फ्लरिशिंग गुप्ता एम्पायर और उनको किसी ने नहीं हरा पाए थे, लेकिन पुलकेशिन द्वितीय ने, जो कि चालुक्य डायनेस्टी थे और कन्नड़ एम्पायर थे, मतलब कन्नड़ क्षेत्र के कन्नड़ साम्राज्य के सम्राट थे, तो इनने नर्मदा के तट पर हर्षवर्धन को हराया था, कन्नौज, जो कि कन्नौज के थे। तो यह एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है और काफ़ी बार एग्जाम्स में आ भी जाता है। और यहाँ की जो वैली हमने पहले भी डिस्कस किया है कि यह वैली, नर्मदा सोन वैली जो है महेश्वरी साड़ीज़ के लिए काफ़ी फेमस है और महेश्वरी साड़ीज़ को जीआई टैग भी प्राप्त है। तो यह था कुछ खास डिस्कशन नर्मदा सोन वैली के विषय में। उम्मीद है कि इसमें डिस्कस किए गए तमाम फैक्ट्स आपको काफ़ी नॉलेजफुल लगे होंगे और उम्मीद करते हैं कि आप इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और साथ ही आप इस चैनल की PDF द नॉलेज ग्रुप, हमारा ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी तक आपके साथ था मैं मोहित चौबे और उम्मीद है कि आपके और मेरा साथ इन्हीं तरीके से कुछ नॉलेजफुल लेसन्स के साथ बना रहेगा। धन्यवाद।